सुप्रभातम बच्चों, आज आप सबको क्लास 10वीं से संस्कृत पढ़ाने जा रहा हूँ। उस पढ़ाने के पहले हम आपको पहले जो बोर्ड एग्जामिनेशन जो होते हैं उसके सिलेबस बता दें। सबसे पहले उसमें होता है 4 खंड में बटे होते हैं क, ख, ग और घ। क मतलब होता है अपठित अवबोधनम, जिसको पढ़ करके फिर उसके प्रश्न उत्तर देने होते हैं। पहले पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक, फिर उसको आंसर देंगे। प्रश्न जो रहेंगे उनके आंसर दे सकते हैं, जो 10 नंबर के होंगे। उसके बाद फिर आते हैं खंड ख से आते हैं, होता है रचनात्मक होता है ना। इसमें आपको पत्र रहते हैं। पत्र जो होते हैं वह 5 नंबर के पत्र होंगे। 10 नंबर के चित्र वर्णन या निबंध होंगे। उसके 5 नंबर के जो होंगे वो अनुवाद होंगे। इसके लिए अनुवाद के लिए विशेष ध्यान देना होता है। अब हम लोग आते हैं खंड ग पर, जो आपका व्याकरण होता है। व्याकरण में आपको पूछे जाते हैं संधि से समास, काल घटिका, अव्यय, प्रत्यय और अशुद्धि संशोधन। इसमें उसके बाद हम लोग आते हैं खंड घ में, जो आपको रहता है बुक पुस्तक से रहेंगे आपको, जिसमें 5 नंबर का नाट्यांश, 5 नंबर का श्लोकांश और 5 नंबर का गद्यांश रहेंगे। ये मिलाकर 15 हो गए। फिर आपको वो अन्वय भरने वाले होंगे। एक अन्वय जो होंगे वह श्लोक से होंगे और दूसरा जो होगा वह जो किसी पाठ से हो सकता है। इस तरह से यह हम लोग ने आप लोग बताया। अब हम लोग आते हैं, तो इसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले आते हैं समास पर। आखिर समास के होता क्या है, समास क्या होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो समास कहते हैं शमसन अनेकेषां पदानां एक पदीय भाव समासः। कहते हैं अनेक मतलब एक से अधिक पदों का संबंध होना, एक पद हो जाना समास कहलाता है। अब हम लोग आते हैं समास विग्रह। समास को विभक्ति के साथ लिखना समास विग्रह कहलाता है। और समस्त पद समास विग्रह को एक साथ लिखना समस्त पद कहलाता है। अब हम लोग आते हैं, समास के 2 भाग होते हैं। एक होता है पूर्व पद, दूसरा होता है उत्तर पद। पूर्व पद मतलब होता है पहला पद, उत्तर पद होता है बाद का पद होता है। इसमें देखते हैं राज पुरुष। राज जो होगा वह पूर्व पद होगा और पुरुष जो होगा उत्तर पद होगा। अब हम लोग आते हैं समास के भेद पर। समास के जो भेद होते हैं वह अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि और नैया समास। अब हम लोग आते हैं अव्ययभाव समास क्या होता है। तो जिसका पूर्व पद अव्यय हो, पूर्व पद अव्यय हो, वह अव्ययभाव समास कहलाता है। इसमें आपका पूर्व पद ही प्रधान होता है। जैसे यथोचित है ना, यहाँ पर यथोचित कहने से यथा उचित, यथा सबसे पहले, इसलिए यथा की प्रधानता है यहाँ पर। यह यथा जो है वो अव्यय भी है। अब हम लोग आते हैं तत्पुरुष समास पर। जिसका उत्तर पद प्रधान हो, यानी बाद वाला पद प्रधान हो, वह आपको तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष समास के भेद होते हैं, जो कारक के भेद होते हैं वही आपको तत्पुरुष समास के भी भेद होते हैं। जैसे कर्म का होता है द्वितीय तत्पुरुष, करण का तृतीय तत्पुरुष, संप्रदान का चतुर्थी तत्पुरुष, आपादान का पंचमी तत्पुरुष, संबंध का षष्ठी तत्पुरुष, अधिकरण का सप्तमी तत्पुरुष, संबोधन का कोई विभक्ति नहीं होता है ना। अब हम लोग आते हैं
अव्ययी भाव समास के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करें। अव्ययी भाव समास आखिर है क्या? तो इस समास में पूर्व पद का अर्थ प्रधान होता है, पूर्व पद प्रायः अव्यय होता है। इस समास में समस्त पद नपुंसक लिंग होता है, इसलिए दीर्घांत शब्द ह्रस्वांत हो जाता है। समस्त पद अव्यय हो जाता है तथा नपुंसक के एक वचन में होता है। अब है समस्त पद बनाने के नियम। अव्ययी भाव से समस्त पद कैसे बनाते हैं? पहला है कि संज्ञा। इसमें हम लोग कुछ वाक्य को शब्दों को देखते हैं। जैसे उप के बदले में समीप लगा देते हैं। जैसे उपकृष्णम, तो कृष्ण से समीप, इसमें षष्ठी विभक्ति डाल देते हैं। उत्तर पद में हम लोग षष्ठी विभक्ति डाल देते हैं। उप वनम, वनस्य समीप, मतलब उप के बदले में हम लोग समीप का प्रयोग करते हैं। यथा के बदले में अनतिक्रम में इति लगाते हैं। यथा के बदले में अनतिक्रम में इति लगाते हैं। जैसा यथाशक्ति शक्ति अनतिक्रम में इति, शक्ति को हम यथा में जो होता है वह शक्ति में द्वितीय विभक्ति लगा देते हैं। उसके बाद है यथा विधि, विधि अनतिक्रम में विधि, चूँकि यथा के बदले में हम लोग अनतिक्रम में हम लगाते हैं। अब है प्रतिदिनम, तो प्रति के बदले में जो उत्तर पद को 2 बार लिख देते हैं। प्रति के बदले में उत्तर पद को 2 बार लिख देते हैं। जैसे उसमें होगा दिनम दिनम प्रति। अब होगा नी के बदले में अभाव लिख देते हैं। नी के बदले में अभाव आपका आएगा। जैसे निर्मक्षिकाम, तो इसमें लिखेंगे मक्षिका नाम अभाव इति। निर्विघ्नम विघ्नानाम अभाव इति, मतलब नी के बदले में अभाव लगा देते हैं। अब हम लोग आते हैं अनुरूपम, तो अनु के बदले में होता है योग्यम। इसका 2 तरह से होता है। इसमें थोड़ा अपना दिमाग का काम लेना होगा, क्योंकि अनुरूपम और अनुज दोनों में अनु लगा हुआ है। तो अनुज मतलब होता है जो पहले जन्म लेता है, यानी उसमें लगा देते हम लोग पश्चात लगा देंगे। अनुजा में पश्चात और अनुरूपम में योग्यम लगा देते हैं। अब है स्व के बदले में सहितम लगा देते हैं। स्व के बदले में सहितम, जैसे सचित्रम चित्रेण सहितम, साश्चर्यम आश्चर्येण सहितम। अब हम लोग आते हैं तत्पुरुष पर आते हैं। तो तत्पुरुष समास क्या होता है? तो वह समास जिसका उत्तर पद, मतलब बाद वाला पद प्रधान हो, वह होता है आपको तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष के भेद जो होता है वह विभक्ति तत्पुरुष, नैय तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, गति तत्पुरुष, प्राति तत्पुरुष और अलुक तत्पुरुष। अब हम लोग आते हैं विभक्ति तत्पुरुष तथा उनके भेद। तो उनके सामान्य तत्पुरुष भी कहते हैं। विभक्ति तत्पुरुष में समस्त पूर्व पद के द्वितीय से लेकर सप्तमी तक, यानी कर्म से लेकर के और अधिकरण तक सप्तमी विभक्ति होते हैं। पहले हम लोग आते हैं द्वितीय तत्पुरुष। कैसे पहचानेंगे कि यह जो शब्द है वह द्वितीय तत्पुरुष का है? कैसे पहचानेंगे? तो पहचान के लिए एक नियम है कि जिस समास का उत्तर पद बाद वाले पद में श्रित, अतित, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त, आपन्न, गमी तथा बुभुक्षु आदि से कोई भी एक लगाओ, इसमें से कोई भी एक लगाओ। जैसे यहाँ पर देखते हैं ग्राम गतः, ग्राम गतः अभी पढ़ा है, गतः गतः मतलब उसके बाद वाला हो गया। तो यहाँ हो जाए ग्रामम गतः, यानी इसमें पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति लगा देंगे तो ग्रामम गतः मतलब गांव में पहुंचा हुआ।
कृष्णाश्रित, यहाँ श्रित है तो क्या हो जाएगा कृष्णम आश्रित। फिर हम लोग आते हैं पतित भी बताए थे, तो कुपतित, कूपम पतित। अब हम लोग आते हैं तृतीय तत्पुरुष पर। तृतीय तत्पुरुष में होता है तृतीयांत पूर्व पद का पूर्व सदृश सम। इसमें क्या है, पहचान कैसे करेंगे, तृतीय तत्पुरुष है उसकी पहचान कैसे करेंगे, तो तृतीयांत पूर्व पद का पूर्व सदृश सम उन उन्नार्थक शब्द सलक्षण मिश्र निपुण कलह अर्थ इत्यादि साथ तथा कृदंत पदों के साथ समास होता है। जैसे यहाँ लिखते हैं सप्ताह पूर्व, अभी पूर्व बताए थे तो क्या हो जाएगा सप्ताह है ना पूर्व। कहने का मतलब है कि जिसका उत्तर पद बाद के पद में पूर्व लगा हो, सदृश लगा हो, सम लगा हो, उन लगा हो, उन्नार्थक लगा हो, शब्द लगा हो, सलक्षण लगा हो, मिश्र लगा हो, निपुण लगा हो, कलह लगा हो, अर्थ लगा हो, ये जो भी होंगे युक्त वह आपको तृतीय तत्पुरुष होते हैं। जैसे मास पूर्व, तो क्या कहेंगे इसमें, पूर्व है तो मासेन पूर्व हो जाएगा। सत्य समह, समय है इसलिए सत्यन सम हो जाएगा। पादोन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पादीन उन, तृतीय विभक्ति लगेगा। फिर हम लोग आते हैं चतुर्थी तत्पुरुष पर। तो कैसे पहचानेंगे यह जो शब्द है वह चतुर्थी तत्पुरुष का है, तो इसके अंत में यानी शब्द के अंत में जो होते हैं वह तदर्थ होता है, अर्थ होता है, बलि होता है, लोभ होता है, हित होता है, सुख होता है, रक्षित होता है। ये सब जो होंगे वह चतुर्थी तत्व समास के होंगे। जैसे जनहितम, क्या है जनहितम, तो जन का चतुर्थी जनेभ्य हो जाएगा, इसलिए जनेभ्य हितम, या हित है इसलिए चतुर्थी हो जाएगा। फिर हम लोग आते हैं जीव सुखम, सुखम लगा हुआ है इसलिए चतुर्थ विभक्ति हो जाएगा। इस तरह से धन लुब्ध, तो धनाय लुब्ध। अब हम लोग आते हैं पंचमी तत्पुरुष की पहचान कैसे करेंगे कि यह जो शब्द है वह पंचमी तत्पुरुष का है, तो इसके अंत में भय, भयवाचक यानी भित्तरार्थन भय है, तो शब्दों के साथ तथा अपेत, अपेत, अबोध, मुक्त, च्युत, पतित, अप्रातस्थ के साथ समास होता है। जैसे व्याघ्र भयम, क्या हो जाएगा व्याघ्रात भयम हो जाएगा। सिंह भीतः, तो सिंहात भीतः हो जाएगा। इस तरह से पंचमी तत्पुरुष देखें। अब हम आते हैं षष्ठी तत्पुरुष पर। षष्ठी विभक्ति का पहचान कैसे करेंगे, तो षष्ठी विभक्त्यांत पूर्व पद का उत्तर पद के साथ समास होता है। षष्ठी विभक्त्यांत पूर्व पद का उत्तर पद के साथ विभक्ति होता है। जैसे अर्थ गौरवम, अर्थस्य गौरवम, क्रीड़ा क्षेत्रे, क्रीडाया क्षेत्रे, अर्थोपार्जन, अर्थस्य उपार्जनम। इसके बाद अग्नि होता, अग्नि होता, पूर्वरात्र, पूर्वरात्रे। इस फिर हम लोग आते हैं अपवाद में, इसका कुछ अपवाद भी होता है। तो याचक आदि उपयुक्त शब्दों के अतिरिक्त अन्यत्र टू अक कृदंत प्रत्यय परे होने पर षष्ठी विभक्ति समास नहीं होता है। जैसे घटस्य कर्ता, घटस्य कर्ता, घटस्य कर्ता ही हो जाएगा। उद्दस्य पाचक, उद्दस्य पाचक ही होगा।
अब हम आते हैं षष्ठी तत्पुरुष पर, यानी अधिकरण। इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो सोंड, धूर्त, कितब, प्रवीण, संवित, अंतर, अधि, पटु, पंडित, कुशल, चपल, निपुण, सिद्ध, शुष्क, पक्व, वंध। ये शब्द ये जो लगे रहते हैं, लगे होंगे, वे शब्द सप्तमी विभक्ति वाले होंगे। जैसे कुशल है तो कार्य कुशल, कार्य कुशल हो जाएगा। शास्त्र निपुण, शास्त्र निपुण। फिर हम लोग आते हैं, अगला देखते हैं, क्रीडा प्रवीण या क्रीडायां प्रवीण। संस्कृत सिद्ध, संस्कृत सिद्ध। अब हम लोग आते हैं नैय समास पर। इसमें पूर्व पद न होता है, उत्तर पद के साथ न समास होने पर न के स्थान पर उस स्थिति में अ हो जाता है। जब उत्तर पद का पूर्व वर्ण कोई व्यंजन होता है, यदि उत्तर पद का पूर्व वर्ण कोई स्वर हो तो न के स्थान पर अन हो जाता है। जैसे न विद्या तो अविद्या, न भाव अभाव, न आस्था अनास्था, न ईश्वर अनीश्वर, न एक अनेक। अब लोग आते हैं उपपद तत्पुरुष पर। तो सुबंत, सुबंत के क्रियापद का समास होने पर उपपद समास होता है। समस्त पद के उत्तर पद का तिदंत रूप नहीं होता। समस्त पद के उत्तर पद का तिदंत रूप नहीं होता। करोति क्रिया के उदाहरण इस प्रकार है। उद्वेगम करोति इति उद्वेग कर, सुखम करोति इति सुख कर, हितम करोति इति उहित कर, कुंभम करोति इति कुंभकार, अर्थ करोति इति अर्थ कर। अब होता है जायते, क्रियापद के उदाहरण क्या होते हैं? तो अम्बुनी जायते इति अम्बुज, सरसी जायत इति सरोजम, मनसी जायते इति मनोजम। अब ददाति क्रियापद के उदाहरण, जलम ददाति इति जलद, वारी ददाति इति वारिद,